औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉच न्यूज़। मैं हूँ कैसर खान। नाज़रीन, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के बाद इसराइल ने गजा पर बेतहाशा, वहशियाना और इंतहाई यानी बेरहमाना वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई की और तकरीबन 90% जो बिल्डिंग थी उनको उन्होंने डिमोलिश किया। और तकरीबन इस वक्त तक यानी अंदाजा है जो लोग मलबे नीचे दबे हुए हैं और जो सामने हैं वो शहदा की तादाद मिला के तकरीबन 60,000 तक पहुंच गई। यानी 15 माह के अंदर 60,000 लोगों की शहादत और 1,20,000 के लगभग वहां जख्मियों में कुछ सीरियस ऐसे कि जो उनके आजाद अभी ठीक नहीं हो सकते, वो हमेशा माजूरी रहेंगे। कोई एजुकेशनल फैसिलिटी, कोई हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी वहां पर बाकी नहीं बचा। बहरहाल उसके बाद एक वायदा हो गया और मायदे का जो पहला मरना था ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसराइल उसके ऊपर फिर अपनी वो करना चाह रहा है कि इस मायदे को बढ़ाया जाए ताकि हमारे बाकी जितने भी कैप्टिव जो है वो सारे उसमें जो है ना वो वापस लाए। यानी वो एक चाल चलने की कोशिश कर रहा है कि हमारे किस तरीके से जितने भी यहाँ पर इनके कैदी हैं वो वापस आए। लेकिन हमास जो है वो अपनी जगह पर कायम है। उनका जी पहला जो मरला है, पहला फेज मुकम्मल हो चुका है, दूसरे फेज के लिए मुज़ाकरात किए जाए, अगरचे उसके लिए बातें चल रही है। लेकिन इस दौरान हमने ये देखा कि बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी के इक़्तिदार संभालने के बाद इन्होंने एक नया मंसूबा दिया कि गजा जो है वो अमेरिका अपनी मलकियत में ले लेगा और वहां पर हम तामीर नौ करेंगे। लेकिन ये कि जितने गजन जो है यहाँ से निकल जाएंगे, ये मिस्र चले जाएंगे, उर्दन चले जाएंगे, सऊदी अरब, उन्होंने ऑप्शन दिए। ये यानी उसमें ये बात की गई। लेकिन ये कि इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर जो है इन्होंने जो गजा वाले थे और जो भी उर्दन और मिस्र, ये तमाम लोगों ने, अरब दुनिया ने मुकम्मल तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया। और उसके बाद इन्होंने अपना एक मंसूबा भी दिया जो कि अभी 4 मार्च को जो मिस्र में कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें ये अरब लीग की कॉन्फ्रेंस थी बेसिकली। इसमें इन्होंने एक जो मंसूबा था उसके मुताबिक $53 बिलियन का तखमीना इन्होंने लगाया कि इसमें इतने में गजा की तामीर हो जाएगी। और इसमें 2 हिस्सों में इनको किया कि $20 बिलियन जो है वो 2027 तक ये इसमें जो डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल, जरूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए इस्तेमाल किए जाएगी, तामीर नौ पे इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन ये 5 साल मंसूबा होगा जो 2030 को मुकम्मल होगा। बाकी जो 30 बिलियन जो है वो तकरीबन अगले 2027 के बाद यहाँ पर खर्च किया जाएगा। और उसके लिए ये कि आने कहाँ से, डोनेशन कहाँ से लेनी है, खुद कितने खर्च करने। बहरहाल ये मुकम्मल इसकी बात है कि उन्होंने एक PDF की शक्ल में मौजूद भी है, तकरीबन 110 सफ़ों का पूरा ये एक मंसूबा है। हम इसके ऊपर बात करेंगे और जो अरब लीग है उसकी बात करेंगे और इस मंसूबे को किसने पसंद किया, किसने मुस्तरद किया, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहतरम हमारे जनाब सैयद राशिद अहद साहब, जो सीनियर साफ़ी हैं और सीनियर तजिया निगार हैं और बेहतरीन राइटर भी हैं। और मैं उनको बहुत मशहूर हूँ, वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, उन्होंने अपना वक्त दिया। जनाब सैयद राशिद अहद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो अरब लीग का ये जो मंसूबा है, ये आप क्या समझते हैं, अरब लीग इस मंसूबे को मुकम्मल कर पाएगी? जो उन्होंने मंसूबा पेश किया है इसके ऊपर अमल दरामद मुकम्मल हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रंप और नेतन्याहू ने तो साफ उसकी मुखालफत की। दूसरे ही रोज ये मंगल को हुआ है ये इजलास, और बुध को और जुमरात को उनका यानी बुध को उनका बयान आ गया है कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, ट्रंप का भी और नेतन्याहू का भी। तो अच्छा, ये एक्चुअली जिस मखमसे में इजराइल और अमेरिका फंस गए हैं मुजाहमती कुव्वतों से फलस्तीन में, तो एक तो बड़ी ही रुसवाई का उनको सौदा करना पड़ा, यानी कि जो सीज फायर का बहुत ही रुसवाई के साथ उन्होंने उसको कबूल किया। और अभी भी हमारे जो हमास के सरबराहान हैं वो ये कह रहे हैं कि
इसराइल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो सेकंड फेज शुरू करें। सही। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जी। और क्या कहते हैं, या हॉस्टेजेस को छुड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है उनके पास कि वो सेकंड फेज के सीज फायर को एज पर, यानी कि जो मुआहदा है उसको शुरू करें। सही। अच्छा, इनकी जो इन्होंने जो मुखालफत की है ये अब अरब समिट की, तो मसलन कि इनकी सूरत हाल, ये उनकी यानी कि अबतर सूरत हाल को यानी कि ये इकदाम जाहिर करता है इनका। ये इनके ये जो बयानात हैं इनके जो, तो अरब लीग को एक तरफ तो उन्होंने कहा कि हम निकाल देंगे सबको। जी। अगर निकालना ही होता, अगर निकालना की इतनी इनके अंदर ये होती, तो फिर ये सीज फायर के मुआहदे को क्यों अमल में ना? जाहिर है कि नेतन्याहू तो इसके फेवर में नहीं था। यानी अमेरिका और बिला ने नेतन्याहू को मजबूर किया, और वहां की इसराइल के फौजी अफसरान ने मजबूर किया, वहां के इंटेलिजेंस ने मजबूर किया कि आप इस मुआहदे को तय कर लें। और अब इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है, इसके बगैर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब उसको एक दीवाने का ख्वाब समझ लें कि हम हमास को खत्म कर देंगे और हॉस्टेजेस को रिहा करा लेंगे, और ये कि ताकत के जोर पर हर चीज हासिल कर लेंगे। जिस तरीके से आपने इस अपनी पस्त फितरती का इजहार भी किया, यानी इसराइल अमेरिका की मदद से यानी कि अपनी पस्त फितरती के इजहार में कोई कसर नहीं छोड़ी। सही। यानी कि ऐसी जंग में ऐसी वहशियाना बमबारी जिसमें किसी चीज की रियायत और किसी चीज का ख्याल नहीं किया गया, ना हॉस्पिटल का, ना स्कूल का, ना ज़ईफों का, ना खवातीन का, ना बच्चों का, ना सहाफियों का, हर चीज को, ना यूनिवर्सिटी का, ना कॉलेज का, ना रिहायशी इमारतों, किसी चीज का ख्याल नहीं किया गया, और कारपेट बॉम्बिंग के जरिए सब चीज तबाह कर। सही। लेकिन इसके बावजूद वो अपने मकासद को हासिल करने में बुरी तरह नाकाम साबित। सही। तो अब इन्होंने ये किया है कि वो जो इनके अलाइज हैं, इत्तेहादी हैं खित्ते में, जी, उनसे एक मीटिंग भी करवाई, सही है ना। इस तरह की जो उनके, यानी कि ये एक बी प्लान है अमेरिका का, जी, एक बी प्लान है अमेरिका के। अगर यानी कि वो पहले से कह रहे थे कि अब गजा में जो दिया जाएगा, गजा को सौंपा जाए, यही को मिस्र, सऊदी अरब करके कोई एक काउंसिल बना करके उनको सौंपा जाए, और वहां हमास के बजाय यानी ये चीज यानी महमूद अब्बास को वहां लाया जाए। सही। और यानी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को निजाम दिया जाए, और इसके कंट्रोल में वो सारे मिस्र के, सऊदी अरब के, इमारात के हुक्मरानों का पर एक मुश्तमिल काउंसिल हो जो उसकी निगरानी करे। तो ये वही उसी प्लान का हिस्सा है। वो प्लान में तो वो फेल हो गए, ये पूरे तौर से मिसमार करके हम कब्जा कर लेंगे। तो ये उन्होंने अपने अलाइज को, गो के उनके अलाइज ने, यानी मेरा ये ख्याल नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ट्रंप से इंडिपेंडेंट और अमेरिका से और इसराइल से इंडिपेंडेंट होकर इसकी मुखालफत की। भाई अगर की भी होगी तो एक बात तो है ना कि वो देख रहे थे कि ये अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये बला हमारे सर पर पड़ेगी। ट्रंप जो है इसको मिस्र में धकेलेगा, उर्दन में धकेलेगा, फिर उर्दन के आवाम
जो है फलस्तीनियों की हिमायत में उठेंगे, मिस्र की आवाम उठेंगी, तो ये तो सरासर हमारे नुकसान में जाएगा। सही। तो इस वजह से उन्होंने एक रिकंस्ट्रक्शन का एक प्लान लेकर के, मेरा अपना ये अंदाजा है कि ये भी ट्रंप और इसराइल की मर्जी ही से इन्होंने किया है। ये इनका इंडिपेंडेंट मूव नहीं है। अरब लीग की बात कर रहे हैं आप? जी, अरब लीग के समिट की और अरब लीग के प्रपोजल की, ये उनकी मर्जी इसमें शामिल है, ट्रंप की और इसराइल की, इसलिए कि उनको फेस सेविंग का। आपने कहा कि मतलब ये अगर उनका बी प्लान है अगर अमेरिका का, तो लेकिन आज अमेरिका को आपने देखा, कल तक तो उन्होंने इतनी बात की थी कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, अमेरिका ने भी और नेतन्याहू ने भी, लेकिन आज आपने उसकी लैंग्वेज देखी उसकी, डोनाल्ड ट्रंप की, आज तो यानी उसने शिद्दत के साथ कहा है कि मैं कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। ये तो आज तो उसका ये रवैया है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? भाई तो वो तो उन्होंने मसला ये है कि वो उसको कामयाब होता देख नहीं रहे हैं, यानी वो प्रपोजल लाएं तो उस प्रपोजल में तो जैसा कि आपने बताया और है भी यही मुआहदे में कि ये कि $3 बिलियन में वो 2 लाख मकान बनवाएंगे और बाकी जो 60,000 हाउसेस को रेस्टोर करेंगे, जो डैमेज हो गए उनको फिर से बहाल करेंगे, 2 लाख फलस्तीनियों को मकान देंगे। तो ये रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम लेके आए हैं। तो अब इनका यह है कि वो इसमें अब देख ये रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए इनके यानी कि जाहिरी तजादात बहुत है। ये अपनी एक सोची समझी पॉलिसी कि किसी तरीके से हम गजा को इंडिपेंडेंट नहीं होने दें, और इंडिपेंडेंट गजा उस वक्त होगा बल्कि है जबकि हमास का कंट्रोल वहां है, मुजाहमती तहरीकों का कंट्रोल वहां है। वो देख रहे हैं कि मुजाहमती कंट्रोल ने हर चीज का इंतजाम कर रखा है, उनकी फौजें हैं, उनकी अफराद हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से कंट्रोल किया ये सारे गजा के बाद, यानी कि सीज फायर के बाद सूरत हाल को, अवाम में उनके लोग आए और यानी तो अब ये क्या करें, ये ऐसे कंफ्यूज्ड बयानात के जरिया इसमें खराबियां डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो उसको प्रपोजल की हिमायत नहीं की, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई हमें कोई ये नहीं है, इससे कोई बहुत ज्यादा ये नहीं कि हम इस पर मुसिर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ फलस्तीनियों को, हमास को धमकियां दे रहे हैं कि हम उनके लीडरों को किल कर देंगे अगर वो वैसा नहीं करते हैं। इफ यू डोंट डू एज आई से, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो जैसा मैं कहता हूं, तो हम तुम्हें किल कर देंगे, कत्ल कर देंगे जी। तो इनके दिमाग में इस वक्त मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं और वो किसी भी तरीके से इस बात के ये जो सरजमीन है गजा की, वेस्ट बैंक की, इसको ये नहीं है। उधर महमूद अब्बास कह रहे हैं कि भाई हम वही टू नेशन थ्योरी, टू स्टेट थ्योरी पर अभी बात की है, गर्चे उन्होंने इसराइल को और अमेरिका के इस प्लान की बड़ी मजम्मत की गजा से निकलवा के, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये 2 स्टेट थ्योरी पर हम अमल करेंगे और इसी तरीके से हम गजा को ये करेंगे। तो यानी आप इसमें देखिए कि 2 स्टेट थ्योरी महमूद अब्बास लेके, जो कि जाहिर है कि एक फरेब है। असल में 2 स्टेट थ्योरी का मतलब यह है कि इसराइली स्टेट के हाथ में तमाम कंट्रोल और वहां के मुकामी बाशिंदों की नाबूदी और वहां के मुजाहमती तहरीकों की नाबूदी, उनका मकसद ये। तो ये इस तरीके से, और ये पहले से बहुत प्लान था। जिस वक्त 16 माह जंग चल रही थी उसमें भी 12 उन्होंने यही कहा कि अब जो है इतना मारने के बाद, इतना खून बहाने के बाद, इतना डिस्ट्रक्शन के बाद, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को कर दिया, एकदम उसको वीरान कर दिया,
खानुमा बर्बाद कर दिया, तो इसके बाद जो है वो भी वो ये कह रहे थे कि हम गजा में वो क्या कहते हैं एक ऐसी काउंसिल बना देंगे जो मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब, इमारात का होगा, और उसमें महमूद अब्बास को, कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उसको वहां हम शराकत देंगे। और इस तरीके से इस गोया के इसराइल को ही यानी कि बरतरी अता करना, उनका ये प्लान था। और तो कहने का मतलब ये कि ये सारा खेल जो है ये प्री प्लान, हाँ प्री प्लान्ड है और कंफ्यूज करने, और ये उनकी कमजोरी का इजहार है, ये उनकी ताकत का इजहार नहीं है। ये जो इनकी मुख्तलिफ पॉलिसियां हैं वो उनकी कमजोरी का इजहार है। ताकतवर होते तो हमेशा कर बैठते जो कुछ करना था, लेकिन वो कर नहीं सके, वो कर नहीं सके, वो गजा में कोई भी मकसद अपना अचीव नहीं कर सके, सही, बुरी तरह नाकाम। यानी एक छोटा सा इलाका यानी गजा का, भाई सैकड़ों आपके हॉस्टेजेस हैं, वो कहां छुपाएंगे? आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपकी जो सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी है, आपकी जो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और तमाम टेक्नोलॉजीज आपकी नाकाम हो गई, और आप एक भी हॉस्टेज को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा सके, आपको इसके लिए मुआहदा करना पड़ा। तो मसलन के उनको तो बेबस कर दिया मुजाहिमती तहरीक ने, फलस्तीन की मुजाहिमत ने उनको बेबस कर दिया, बावजूद है कि उनको इसकी बड़ी कुर्बानी अदा करनी पड़ी, बड़ी कुर्बानी अदा करनी। लेकिन अब जी आगे क्या नजर आ रहा है? यानी अगर ये इसके मंसूबे को नहीं चलने देते अरब लीग के, जो जैसे भी, चलो फिलहाल हम इसको यानी एक फर्ज कर लेते हैं कि ठीक है ये मंसूबा अरब लीग ने, आपने कहा कि इसको यानी ये प्लान बी है अमेरिका का, चले एक मिनट हम इसको इस बात को पीछे रखते हैं। अगर ये मंसूबा इन्होंने बनाया है, क्या इस मंसूबे को ये चलने देंगे? क्योंकि उसकी मुखालफत कर रहे हैं शदीद किस्म की, और ऊपर धमकियां भी दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मंसूबा कामयाब होगा आगे चल के? नहीं, तो जाहिर है कि ये जो है अमेरिका की और इजराइल की कमजोरी की अलामत है कि इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। ये चाह रहे हैं कि एक स्टेज में ऐसा कर लें कि अरब लीग अब इस पर तैयार नहीं हुए कि हाँ हम यानी कि गजा के लोग जाकर के उर्दन में बस जाएं और क्या कहते हैं मिस्र में बस जाएं। भाई वो क्यों तैयार होंगे इस बला को लेने के लिए? सही, वो अपनी हुकूमतों के लिए खतरा महसूस कर रहे हैं, वो अपनी हुकूमतों के लिए, वहां के जो हुक्मरान हो, चाहे वो सीसी हो, चाहे वो अब्दुल्ला शाह हो, वो क्यों चाहेंगे? जबकि वहां अंदरूनी तौर से आवाम में फलस्तीनियों की से बड़ी हमदिली पाई जाती है ना, और हिमायत भी उनकी है, चाहे वो मिस्र हो चाहे वो ये हो, तो वो क्यों इस बला को? तो उन्होंने ये सोच विचार कहा कि अच्छा हम रिकंस्ट्रक्शन का एक प्लान बनाते हैं। और ट्रंप तो साफ कर रहे थे कि इनको तो निकाल बाहर करो, और फिर निकाल बाहर करो, इनको हटाओ, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे थे कि हम फिर इनको वापस लाएंगे रिकंस्ट्रक्शन के बाद। ये हम रिकंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं। तो मसलन के कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, पैराडॉक्स है, तजादात, और ये उनकी कमजोरी की, ये कंफ्यूजन और ये पैराडॉक्स अमेरिका और इस्राइल की कमजोरी की अलामत है। सही। तो अभी जो इस वक्त गजा की जो सूरत हाल है, यानी वो लोग तो बहरहाल जहाँ पर जो भी सियासी खेल चल रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन लोग तो बहरहाल बहुत डिस्टर्ब है, ना खाने को कुछ, ना रहने को कुछ, ना कुछ पीने को कुछ, मसाइल उनका हल क्या होगा? वो कहाँ तक पहुंचेगी बात? बस उनका हल जो है ना, ये देखिए, ये मुकावमत का जो मौक़िफ़ है वो सही है कि इजराइल ताकत की जबान समझता है, अमेरिका ताकत की जबान समझता है। सही। अब ये ताकत के बगैर जिस स्टेज में वो दाखिल कर दिया है फलस्तीनी मुजाहिमत को, और जिस नहज पे ला खड़ा किया है, उसमें वो सिवाय मुजाहिमत के
इन बातिल कुव्वतों के खिलाफ, इन जालिम कुव्वतों के खिलाफ, और कोई दूसरी राह हल नहीं उनके पास, और वो इस चीज को समझ चुके हैं। सही। ये तो एक डिप्लोमेसी का जो ये सेहरा है, ये तो एक लामुतनाई, इसमें कोई इनकी जो डिप्लोमेसी है, वो डिप्लोमेसी जो है पर इनके मुनाफिकत और मक्र और फरेब हावी है। सही सही। तो ये जो ये बताइए कि अब ये जो इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो किलिंग थ्रेट्स जो दिए हैं इस वक्त बड़े शदीद अल्फाज में, सख्त अल्फाज में ये जो बातें की हैं, अब इनको क्या डोनाल्ड ट्रम्प को ये नजर नहीं आ रहा कि 15 माह तक जो जंग लड़ी गई वो भी असल में इसराइल तो नहीं लड़ी, अमेरिका नहीं लड़ी है ना, वो ताकत तो उन्हीं की थी सारी। बिल्कुल अमेरिका ने लड़ी। हाँ। तो अभी इनको उससे मैं देखिए ना, अभी आप कह रहे थे ना कि इन्होंने कम बयान दिया है कि हम एडमेंट नहीं है, मुसिर नहीं है कि हमास को निकाला ही, यानी फलस्तीनियों को निकाला ही जाए जी। तो अब ये एक फिर दूसरी तरफ ये दे रहे हैं कि हम हमास के लीडरों को किल कर देंगे अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे। जी। है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये पैराडॉक्स के दरमियान अपनी पॉलिसीज, तजादात के दरमियान अपनी पॉलिसीज को बढ़ाते हैं और वो चीज हासिल करना चाहते हैं जो इन्हें यानी कि वाजे यानी रूबरू जंग में हासिल नहीं हो सकती। सही सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो चीज हासिल करना चाहिए जी, वो चीज हासिल करना चाहते ये जी। वही मतलब बात थी कि जो डोनाल्ड आके धमकी ये लगाई थी कि जनाब गजा वाले यहाँ से निकल जाएं, फिर जब हर तरह से मुखालिफत हुई तो वो अपनी बात से वापस आया कि नहीं जी हमने तो मशवरा दिया था, यहाँ तक बात आ गई। अभी इन्होंने इतनी बड़ी धमकी यानी दे दी कि किलिंग थ्रेट दे दिया कि हम सबको मार देंगे और गजा वाले यहाँ से निकल जाएं। अब इसका यही होगा कि ज़ाहिर है कि उनको भी नजर आ रहा है अमल दरामद यहाँ पर होना नहीं इस बात के ऊपर, तो ये कम से कम किस बात पर आ जाएंगे फिर? मसलन इनको बिल आखिर ये जो फलस्तीनियों को मुकम्मल आजादी देनी होगी और फलस्तीनी अपनी मुकम्मल आजादी हासिल करके रहेंगे, ये तो देना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये अपने हालात से मजबूर है। जाहिर है जंग में अखराजात और ये इसराइल एक लायबिलिटी बन चुका है अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, सबके लिए। सही। वो एक बड़ी लायबिलिटी में तब्दील हो गया है, वो एसेट नहीं रहा अमेरिका के लिए जी। वो लायबिलिटी में तब्दील हो चुका है। तो ये इस लायबिलिटी से को ये बहुत ज्यादा कैरी ओवर नहीं कर सकेंगे बहुत ज्यादा देर तक। इसको फलस्तीनियों को आजादी देनी हो। जी जी। यूरोप और अमेरिका यानी इस मसले के ऊपर वो भी तो आपस में इख्तिलाफ रखते हैं ना इसमें। हाँ, वो भी आपस में बटे हुए हैं, यानी यूरोप और अमेरिका यूक्रेन में भी बटे हुए हैं और मिडिल ईस्ट के बारे में भी बटे हुए हैं। जी। तो ये हर तरफ से मगरिब की कमजोरी का यानी कि नुमाया हो रही है। सही। मगरिब जो एक जमाने में अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर, अपनी डिप्लोमेसी की बुनियाद पर, अपनी वार एपरेटस की बुनियाद पर, अपने कॉन्स्पिरेटोरियल मूव के बुनियाद पर एक पूरी दुनिया पर बरतरी रखता था, वो उससे अब वो यानी कि संभाला नहीं जा रहा है। अब वो सारी चीजें उसकी यानी कमजोरी और ज़ौफ का शिकार हो रही हैं। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। बहुत बेहतरीन आपने तज़किया किया। नाज़रीन मोहतरम, आपने जनाब मोहतरम सैयद राशिद अहद साहब की गुफ्तगू सुनी। यानी इसमें ये है कि ये लोग वो हैं कि जो पहले धमकियां देते हैं, अभी इनको नजर आ जाता है कि हमारी धमकियों पर कुछ असर होने वाला नहीं है, इनको वहां से वापस आना पड़ता है। और इन्होंने 15 महीने फलस्तीनियों की ताकत का अंदाजा भी कर लिया। इनको ये भी नजर आ रहा है कि फलस्तीनी मार खाते हैं, सब कुछ होता है, शहीद होते हैं, इनके घर गिरा दिए जाते हैं, लेकिन अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होते। इतने बड़े हौसले वाली कौम को एकदम से यहाँ पर गजा से निकालना, वो भी 20 लाख की आबादी को, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अब ये एक अरब लीग का ये मंसूबा कामयाब हो या ना हो, वो तो अपनी जगह,
मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ शायद कुछ हिस्सा इसका कामयाब हो जाए और ज़्यादातर कामयाब ना हो। ये आगे यानी मुझे तो ये चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन ये है कि ये लोग भर अपने अपनी बदलाव के तहत जैसा भी होगा ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके अपना जो कारोबार है ज़िंदगी दोबारा यहाँ पर ये शुरू करेंगे। और आगे चल के हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियाँ जो है वो किस हद तक ये उस पे अमल पैरा कितना होते हैं और ये इसका असर-अंदाज़ जो है किस हद तक ये आगे चल के हो सकती हैं। इसका इसमें हम जायज़ा लेंगे। बाद में हालात के मुताबिक इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जो प्रोग्राम होंगे, तज्ज़ियात होंगे हम पेश करेंगे। मैं जनाब सैयद राशिद आसा का बहुत मशहूर हूँ। उन्होंने अपना वक़्त दिया। नाज़रीन मोहतरम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमारा प्रोग्राम मुलाज़ा फरमाया। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्रामों को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाली प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।